नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 26 सितंबर 2022। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे द हिंदू के विश्लेषण में कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला आज का जो आर्टिकल है वो आपको पृष्ठ संख्या 8 पे मिलेगा। इसको आप सेकेंड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग सरकारी नीतियों के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है, हाल ही में एक ड्राफ्ट आया है। ड्राफ्ट को हिंदी में मसौदा भी आप कह सकते हो या फिर प्रस्ताव कह सकते हैं। और यह प्रस्ताव किस क्षेत्र के लिए आया है? यह आया है टेलीकॉम सेक्टर के लिए। टेलीकॉम सेक्टर में भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022, इसका एक मसौदा तैयार किया गया है। अभी यह विधेयक है, यह बिल नहीं बना है। तो हमारे लिए इसको यह समझ लेना इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस करे गए हैं। जब ये जो बिल है वो अधिनियम बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, उस समय ये हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि तब चीजें इसमें फाइनलाइज हो चुकी होंगी। तो अभी हम लोग जरा इसका ओवरव्यू समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें आपको एक चीज जाननी होगी कि ये जो नया विधेयक का प्रस्ताव रखा गया है, उसमें पिछले 3 जो अधिनियम हैं उनको जोड़ दिया गया है। कौन कौन सा? एक तो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, और दूसरा है द टेलीग्राफी वायर्स। इन तीनों को एक कर दिया गया है और उस एक को क्या बोल रहे हैं? भारतीय दूरसंचार विधेयक प्रस्ताव 2022। ठीक है। अब देखो, यहां पर सबसे बड़ा जो मेजर चीजें करी गई हैं वो क्या करी गई हैं। एक जैसे ही, अच्छा, कोई आपसे बोलेगा दूर संचार का क्या मतलब होता है, टेलीकॉम का क्या मतलब होता है, तो आपके मन में क्या विचार आता होगा? आपके मन में आता होगा कि जैसे एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, रिलायंस हो गया, जियो, ये सब। दूर संचार का मतलब है कि भाई हम बात करते हैं किसकी? मोबाइल फोन्स की। मोबाइल फोन्स के जो टेलीकॉम सेक्टर होता है उनकी। ठीक है ना। मोबाइल फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं करते हैं, इसके अंदर जो टेलीकॉम हम लोग यूज करते हैं, हम लोग उसकी बात करते हैं। कैसे एक व्यक्ति एक जगह से दूसरे व्यक्ति जो दूसरी जगह है उससे बात कर सकता है। तो हम लोग, हमारे दिमाग में आता है एयरटेल की बात हो रही है, वोडाफोन की बात हो रही है। यहीं पर सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन ये हुआ है कि सरकार ने ये जो दूर संचार जिसको हम लोग बोलते हैं टेलीकम्युनिकेशन, इसकी जो सर्विसेज होती हैं, अभी अभी तक इसकी सर्विसेज में कौन कौन से आ रहे थे? एयरटेल, वोडा, जियो, ये सब चीजें आ रही थी। इनकी परिभाषाओं का क्या कर दिया है? विस्तार कर दिया है इस विधेयक में। उसने कहा कि अब इस दूर संचार में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं वो भी आएंगे, जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, जूम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, सिग्नल्स हो गया। तो ये जितने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, अब ये क्यों आएंगे इसमें? जाहिर सी बात है, आज आपके फोन में व्हाट्सअप है, आज आपके फोन में टेलीग्राम है। एक बात बताइए, अगर आपने फोन अपना, केवल आपके फोन में मान लीजिए नेट है, ठीक है, और बैलेंस नहीं है, तो क्या आप फोन पे बात कर सकते हैं? अभी आपका जवाब होगा बिल्कुल कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप से व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, आप टेलीग्राम से टेलीग्राम पे कॉल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, जब ये सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये वही सुविधाएं हमको दे रहे हैं जो एयरटेल, वोडाफोन, जियो दे रहे थे, तो इनको भी सरकार के अनुसार दूरसंचार सेवाओं के अंतर्गत ही रखना चाहिए। तो सबसे बड़ा पॉइंट आपको यहां पर यह देखने को मिलेगा कि दूरसंचार सेवाओं की जो परिभाषा हुआ करती थी, उस परिभाषा को एयरटेल वगैरह से निकाल के व्हाट्सएप, फेस टाइम, गूगल मीट, जूम, इन सबको इसके अंदर डाल दिया गया। अब आपने देखा कोविड-19 के बाद से, चाहे आपकी ऑनलाइन क्लासेस की बात करें या फिर कोई जो लोग जॉब करते हैं उनकी मीटिंग्स की बात करें, तो मैक्सिमम लोग जो थे वो जूम का या गूगल मीट का, इन सब का यूज कर रहे थे। तो यहां पर सरकार ने पहली बार इस चीज को यहां पर शामिल किया है। दूसरी चीज, आपको पता है जब भी स्पेक्ट्रम निकाला जाता था, 5G, 4G, 3G, 2G, तो हमेशा क्या होता था कि इनके लाइसेंस, जो भी कंपनियां टेलीकॉम सेक्टर की होती, उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता था। लाइसेंस उनके लिए अनिवार्य था। अब क्या व्हाट्सएप को भी लाइसेंस लेना है? बिल्कुल भी नहीं। जूम को लाइसेंस लेना नहीं। यहीं पर दूसरा मॉडिफिकेशन हुआ है कि अब जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, ठीक है, उनको तो लाइसेंस लेना अनिवार्य था, परंतु ओटीटी प्लेटफॉर्म को नहीं था। बट अब क्या कर दिया गया है, जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म वाली कंपनियां हैं इनको भी क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो कोई दूरसंचार की कंपनी है या कोई इंटरनेट की कंपनी है, वो अपना लाइसेंस अगर सरेंडर करना चाहती है ना, तो उस स्थिति में यहां पर यह भी एक अच्छी चीज है कि उनका शुल्क वापसी हो जाएगा। एक इसमें राइटर ने चीज यूज करी है जो इस विधेयक में आई है, उसमें लिखा हुआ है कि अनयूटिलाइज्ड स्पेक्ट्रम। अनयूटिलाइज्ड का मतलब है कि स्पेक्ट्रम तो उसने ले लिया है मगर उसको यूज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उस
तो फिर क्या होता है कि इस अनयूटिलाइज स्पेक्ट्रम जो होगा ना, ये सरकार इसको वापस ले सकती है, उसको खत्म कर सकती है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अभी कोई कंपनी है, मान लीजिए उसके पास इतना पैसा नहीं है, वो बैंकरप्ट हो जाती है, दिवालिया घोषित हो जाती है, तो उस केस में भी जो उसके द्वारा लिया गया वो स्पेक्ट्रम है वो भी सरकार के पास वापस चला जाएगा। देखिए, एक यहां पर ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मेंशन हुआ है, वो ये है, बात करी जा रही है यहां पर दो चीजों की, एक तो फ्रॉड की और दूसरा हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब फ्रॉड की बात कैसे करी जा रही है, इस विधेयक में यह बोला गया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, ए व्यक्ति बी व्यक्ति को मैसेज भेजता है, ठीक है, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, तो बी व्यक्ति को यह पता होगा कि यह मैसेज जो था वो किसने भेजा है। ठीक है, तो यानी कि ए के बारे में जो सूचनाएं होती हैं वो बी को पता चलेंगी। ठीक है, तो इससे एक तो ये फ्रॉड वाला जो केस है ये समाप्त होगा। दूसरा, यहां पर जो सरकार है वो क्या करेगी, कभी कभी कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं, ऐसे वीडियो या ऑडियोज होते हैं जिनकी वजह से कुछ, मान लीजिए, हिंसा होने के चांसेस हैं, दंगा होने के चांसेस हैं, तो ऐसे मैसेजेस को आगे फॉरवर्ड कराने के लिए सरकार नियम निकाल सकती है कि इनको रोक दें। ठीक है, तो उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड नहीं करा जाएगा। तो ये इसलिए करा गया है क्योंकि जो हमारे देश की संप्रभुता या अखंडता है, सुरक्षा है, उसके हित में ये इसको इंटरसेप्ट भी किया जा सकता है, मतलब ये पकड़ा भी जा सकता है, मैसेज को देखा भी जा सकता है, और दूसरा, मैसेज को ब्लॉक भी करा जा सकता है ताकि वो मैसेज आगे फॉरवर्ड ना हो। अब देखिए, यहां पे ये जो सब काम होगा, इसके लिए जो पैसा है वो कहां से आएगा, तो यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ठीक है, इसका यहां पर जो यूज होता था ना, उसको अब यहां पर उसका नाम चेंज कर दिया गया है, दूरसंचार विकास कोष का नाम इसको यहां पे दे दिया गया है। अब ये जो टीडीएफ है ना, इसमें पैसा आएगा कहां से, तो आपको पता होना चाहिए, इसमें पैसा आएगा एजीआर से। इसका मतलब है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। अब ये क्या चीज होती है, आपको पता होना चाहिए, 1999 के बाद से जब लाइसेंसिंग बांटा जाता था तो एक बार में ना लाइसेंसिंग की फीस बहुत ज्यादा होती थी, तो कंपनीज जो होती थी वो, उन्होंने सरकार से ये रिक्वेस्ट करी कि इतनी ज्यादा फीस तो हम नहीं दे पाएंगे, आप कुछ और इसका सॉल्यूशन निकालो। तब निकाला गया एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। इसमें क्या होता है कि कोई भी कंपनी है, फॉर एग्जांपल एयरटेल है, ठीक है, एयरटेल का जितना भी राजस्व होगा, उस राजस्व का 8% या 10% जो भी सरकार डिसाइड करेगी, वो इस एयरटेल को किसको देना होगा, सरकार को देना होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, एजीआर बोलते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर राजस्व के ऊपर 8% देना होता है। ठीक है, अब देखो, ये जो एजीआर होता है ना, अभी एयरटेल है वो क्या काम करती है, वो कॉलिंग देती है, ठीक है, वो इंटरनेट देती है अपने कस्टमर्स को, तो इनसे उसकी कमाई होती है, उसी कमाई से जो उसका राजस्व होता है उसी सरकार को पैसे देती है। बट यहां पर क्या होता है कि इसके अलावा भी, यानी कि कॉल्स, इंटरनेट्स, इनके अलावा भी एयरटेल जो है वो बहुत अन्य तरीकों से पैसे कमाती है, या कोई भी टेलीकॉम कंपनियां, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इनका अपना, मान लीजिए इन्होंने कहीं कोई बैंकिंग सेक्टर है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में इन्होंने अपना पैसा डाला हुआ है जिससे इनको इंटरेस्ट आता है। ठीक है, दूसरा, इनके बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, अवसंरचना होती हैं जो ये यूज नहीं करते हैं, जिनको वापस से ये बेचते हैं, तो उनसे भी इनके पास पैसा आता है। ठीक है, और भी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो टेलीकॉम सेक्टर में नहीं काउंट होती हैं, बट उससे ये कंपनियां अर्निंग कर रही होती हैं। तो जब इन कंपनियों के पास इतनी सारे सोर्सेज से अर्निंग आ रही है, तो सरकार ने इनको ये बोला था, आपने ये न्यूज़ भी सुनी होगी 2020 में जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया था, कि इस एजीआर में केवल आप कॉल्स और इंटरनेट, केवल टेलीकॉम सेक्टर से जो आप कमाई कर रहे हो, उससे उसका जो राजस्व आ रहा है आप केवल हमको वही दे रहे हो, बाकी जो ये सब कमाई कर रहे हो इसके राजस्व से हमें कुछ नहीं दे रहे हो, तो अब आप कंबाइंड इस पूरे राजस्व का हमको इतना परसेंटेज दोगे। ठीक है, बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। तो याद रखिएगा, इसको जो पैसा मिलेगा वो एजीआर से मिलेगा। ऐसा बोला जा रहा है कि एजीआर में जितना भी पैसा होगा उसका 5% कहां पे खर्च करा जाएगा, देखिए लिखा भी हुआ है, ग्रामीण, दूरस्थ और शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए वहां टावर लगाने हैं। ठीक है, कंपनियों का बहुत बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आप सिटी में भी होते हो तो वहां पर सिग्नल प्रॉपर नहीं आते हैं, तो उन सब चीजों को दूर करने के लिए वहां पर जो अवसंरचना का विकास करा जाएगा, जिनको वहां पर नियुक्त करा जाएगा, नौकरियां दी जाएंगी लोगों को, तो वो सारी चीजों में जो पैसा खर्चा होगा वो इस एजीआर से आएगा, जिसको बोल रहे हैं दूरसंचार विकास कोष। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये तो
जो ड्राफ्ट था उसकी बात हो गई, तो यहां पर राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब की बात यहां पर सरकार कर रही है, बट सरकार अभी तक डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है उसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रही है। बिना डेटा प्रोटेक्शन बिल के ये कैसे सरकार प्रूव करेगी कि हर व्यक्ति की जो राइट टू प्राइवेसी है वो सुरक्षित है। जैसे अभी यहां पर देखा आपने कि व्हाट्सएप के लिए या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए सरकार ने यहां पर बोला है कि फ्रॉड के केस में, जो मैंने आपको बताया कि जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मैसेज भेजेगा तो जिसको मैसेज गया है उसको भेजने वाले की इंफॉर्मेशन पता होगी, ठीक है। बट यहां पर राइटर कह रहे हैं ये तो चीज पहले से ही है ना, इसमें कोई नई चीज तो है नहीं। दूसरा, आपने व्हाट्सएप को, टेलीग्राम को इस पूरे विधेयक के अंदर कवर कर दिया, इसके ऊपर फिर से नए नियम निकाल दिए। जबकि अभी कुछ दिन पहले आपने आईटी एक्ट देखा होगा, तो आईटी एक्ट के अंडर भी व्हाट्सएप को रखा गया था। तो जब इसको एक एक्ट के अंडर रखा जा चुका है तो बार बार इतने सारे एक्ट्स के अंदर रखने का कोई मतलब नहीं है। और सबसे ज्यादा फोकस जो डेटा प्रोटेक्शन बिल पे सरकार को करना चाहिए, उस पर सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं करी है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली न्यूज देखिए। अगली न्यूज आपको पृष्ठ संख्या 8 पर मिलेगी, जिसको आप सेकंड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर भारत के हितों को प्रभावित करने वाले जो करार होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, उनके बारे में यहां पर चर्चा करी जा रही है। देखिए कई बार आप इस चीज को पढ़ चुके होंगे अपनी पढ़ाई में भी, सॉफ्ट पावर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पर सॉफ्ट पावर को और किससे जोड़ा जा रहा है, जाहिर सी बात है आप जो सामने फोटो देख रहे हैं तो उससे आपको समझ में आ गया होगा कि खेल जो होता है वो भी एक तरीके की सॉफ्ट पावर होती है किसी देश के लिए। अब यहां पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा सॉफ्ट पावर के बारे में। तो अगर सॉफ्ट पावर है तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, हार्ड पावर। तो हार्ड पावर का सीधा सा मतलब होता है कि भाई ये फिजिकल पावर की बात करते हैं, यानी कि युद्ध की, हथियारों की, किसी पर दबाव बनाने की, किसी को डराने की। तो ये सब जब हथकंडे अपनाए जाते हैं और किसी दूसरे देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित करा जाता है, ठीक है। आप किसी देश को डरा रहे हो अटैक करने से, आप किसी देश को अपने हथियारों से डरा रहे हो, आपने किसी देश को कोई मजबूरी का फायदा उठा के उसको ऋण जाल में फंसा रहे हो, उस पर दबाव बना रहे हो, ठीक है। तो ये सारे जो काम होते हैं तब कोई भी एक शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पे जब अपना प्रभुत्व स्थापित करता है तो इसको बोलते हैं कि ये उसकी एक हार्ड पावर है। सॉफ्ट पावर का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट पावर का मतलब होता है जहां पर इन सारे उपकरणों का कोई उपयोग नहीं है। मान लीजिए कोई बड़ा देश एक्स है और छोटे छोटे कई सारे देश हैं, ठीक है। तो ये देश जो हैं वो एक्स को किसी डर की वजह से, किसी हथियारों की वजह से, इसकी सेना की वजह से इसको फॉलो नहीं करते हैं, जबकि ये एक्स से इतने प्रभावित हैं इसके क्रियाकलापों को देखते हुए, इसकी विचारधारा को देखते हुए, वो इनको बहुत प्रभावित करी है और उसके कारण ये एक्स के पदचिन्हों पर चलना चाहते हैं या उसको फॉलो करना चाहते हैं। तब बोला जाएगा कि एक्स की अपनी एक सॉफ्ट पावर है। भाई देखो, एक तो हार्ड पावर है जिससे, जैसे मान लीजिए ब्रिटिश का एग्जांपल ले लें, तो ब्रिटिश ने अपनी हार्ड पावर का इस्तेमाल करके पूरे विश्व में अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश कर दी, ठीक है। एक चीज है कि आदमी का बिहेवियर, आदमी की विचारधारा, उसके जो रणनीतियां हैं, उसके सोचने का तरीका, उससे यदि कोई लोग प्रभावित होते हैं और उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सॉफ्ट पावर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर जो राइटर हैं वो इस आर्टिकल में कई बार भारत और चाइना की तुलना कर रहे हैं। दोनों की सॉफ्ट पावर को किस तरीके से यहां पर कंपेयर कराया जा रहा है। देखो यहां पर सबसे पहले राइटर स्टार्ट करते हैं कि भाई भारत ने जो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करा, और जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं नीरज चोपड़ा, तो इनको कौन नहीं जानता, हर घर घर में इनको जाना जाता है। तो जब भारत ने इतना अच्छा परफॉर्म करा, 61 मेडल्स भारत ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते, तो जो देश भारत से नीचे हैं या बाकी के जो देश हैं वो भारत की तरफ एक रिस्पेक्ट भरी निगाहों से देखते हैं, ठीक है, कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो हम भी इनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो यहां पर भारत ने क्या किसी को डराया? भारत ने यहां क्या किसी को अपनी आर्मी, अपनी नेवी, इन सब के बारे में परिचय दिया? नहीं। यहां पर भारत की सॉफ्ट पावर काम आ रही है, और ये कौन सी सॉफ्ट पावर है? ये है स्पोर्ट की सॉफ्ट पावर, यानी कि खेल की सॉफ्ट पावर। तो यहां पर राइटर कहते हैं कि भारत को अपने खेलों के सेक्टर में, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा मजबूत अभी से करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हम इसी को एज ए सॉफ्ट पावर की तरह यूज भी कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट पावर क्या होती है, तो अगर इसकी अवधारणा की बात करेंगे तो जोसेफ ने, ये अमेरिका के एक विशेषज्ञ थे, राजनीतिक विशेषज्ञ, तो उन्होंने
इसका कॉन्सेप्ट दिया था। अब यहां पर देखिए बात साफ साफ क्या हो रही है, सांस्कृतिक या वैचारिक। सांस्कृतिक का मतलब है पहनावा, खान पान, आपके बोलचाल का तरीका, भाषा। वैचारिक का मतलब है आप कैसा सोचते हैं, क्या विचार हैं आपके, आपकी कौन सी विचारधारा फॉलो करते हैं, पूंजीवादी, समाजवादी। तो इन दोनों चीजों का उपयोग जब करा जाता है तो सॉफ्ट पावर का उपयोग करा जाता है। अब अगर आक्रामक नीतियों की बात करेंगे या मौद्रिक प्रभाव की बात करेंगे कि भाई हमारा पैसा वापस करो, जो तुमने लोन दिया था वो वापस करो, वरना हम तुम्हारा इतना जो भूमि है उसको कब्जा कर लेंगे, तो इन सब चीजों की बात करते हैं तो हार्ड पावर की बात आती है। इनका उपयोग किए बिना बात करते हैं तो सॉफ्ट पावर की बात आती है। ठीक है। अब जो अमूर्त चीजें हैं, अमूर्त चीजों में मतलब क्या है, एक तो होती है मूर्त चीजें जिनको आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, एक होती है अमूर्त जैसे हमारे विचार। तो इसमें क्या हो गया, योग, बौद्ध धर्म, सिनेमा, संगीत, आध्यात्मिकता। तो ये सारी कैसी चीजें हैं, अमूर्त चीजें हैं। तो इन सारी अमूर्त चीजों का उपयोग करते हुए हम किसी देश पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, सॉफ्ट पावर। अब जैसे मान लीजिए योग की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भारत का कितना योगदान है आपको पता होना चाहिए। बौद्ध धर्म, कितने सारे देश ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, और बौद्ध धर्म को फॉलो करने के साथ साथ अब चूंकि बौद्ध धर्म के संस्थापक जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म भारत में हुआ, तो भारत के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है उन सारे बुद्धिस्ट कंट्रियों में। बॉलीवुड सिनेमा की बात करें तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर बॉलीवुड का जो सिनेमा है, जो यहाँ का म्यूजिक है, उसको पसंद किया जाता है। आध्यात्मिकता, बहुत सारे हमारे जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहां पर आप देखोगे जाके तो बहुत सारे विदेशी यात्री आपको वहां पर दिखेंगे। हमारी जो आध्यात्मिकता है उसकी, अगर हम लोग अपने धार्मिक पुस्तकों की बात कर लें या अपने अध्यात्म की बात कर लें, अपने ध्यान की बात कर लें, तो बहुत सारे विदेशी पर्यटक ऐसे हैं जो केवल यही सीखने भारत आते हैं। तो इन सारे चीजों का एक मिली भगत है, वो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्ट पावर बोलते हैं। राइटर बता रहे हैं यहां पर हमको एक चीज और जोड़नी चाहिए, वो है खेल। चूंकि हमने खेल में पिछले आने वाले 5 से 6 सालों में, पिछले जो 5 से 6 साल गए हैं तो उसमें हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो उसी परफॉर्मेंस को हमें और आगे बढ़ाने की जरूरत है। ऐसा राइटर क्यों बताते हैं, इसलिए बताते हैं क्योंकि यहां पर देखिए उदाहरण के तौर पर बताता हूं। यहां पर ये लिखा हुआ है सर्वे, ठीक है। तो इस सर्वे में राइटर ने यह बताया कि एक सर्वे हुआ फ्रांस का, तो फ्रांस में जो लोग हैं ऐसा देखा गया कि वो लोग चाइना की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जबकि देखिए चाइना अपने आप में कैसा एक कम्युनिस्ट देश है, ठीक है। तो हमेशा से ये रहा है कि जो पूंजीवाद होता है और वर्सेस क्या रहा है, समाजवाद। शीत युद्ध आपने देखा इतना बड़ा। तो यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी को मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज सपोर्ट नहीं करते, उनको पसंद नहीं आता कम्युनिस्ट विचारधारा। बट उसके बाद भी जो फ्रांस है तो वहां पर चाइना के सपोर्ट में या चाइना के बहुत ज्यादा समर्थक हैं यहां पर। क्यों? क्योंकि चाइना ने ना अपने खेल को बहुत ज्यादा स्ट्रांग किया। जिस तरीके से, ऐसा यहां पर राइटर बताते हैं, एक टाइम ऐसा था कि चाइना बिल्कुल मेडल नहीं ला पाता था, परंतु उन्होंने वहां से अपनी पॉलिसी को इतना अच्छा चेंज करा। पॉलिसी में चेंज करने का मतलब है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा बनाया, खेलों की जो खिलाड़ियों को सुख सुविधाएं होती हैं वो इतनी अच्छी मुहैया कराई। उसके साथ ही साथ राइटर यहां पर एक और पॉइंट मेंशन करते हैं कि चाइना ने एक काम और करा, वो ये था, चाइना ने दूसरे देशों के साथ ना कई सारे समझौते करे। समझौते इन द सेंस कि यहां पर उसने कई सारे देशों से हेल्प मांगी। जैसे यहां पर राइटर एग्जांपल लेते हैं अफ्रीकन देशों का, जैसे यहां पर केनिया है, तो यहां पर केनिया से चेन, अब केनिया के जो एथलीट हैं आपने देखा होगा मैक्सिमम बहुत दुबले पतले होते हैं, बट उनके अंदर स्टैमिना बहुत होता है। मैराथन की जो रेसेस होती हैं या जो 1000 मीटर या 1200 मीटर इस टाइप की जो रेसेस होती हैं वो मैक्सिमम वही लोग जीतते हैं। तो यहां पर चाइना ने अपना केनिया से जो था वो टैलेंट सीखने के लिए कि आप किस तरीके से इतना स्टैमिना जनरेट करते हैं, ये सारी चीजें, तो इनसे करा इन्होंने समझौता। मेडागास्कर से समझौता करा। क्यों? मेडागास्कर आगे था स्विमिंग में, बैडमिंटन में, टेबल टेनिस में। तो इन सारे देशों के साथ जा जाके चाइना ने क्या करा कि इनकी तकनीक को खुद से सीखा, इनसे बोला कि आप हमारे देश में आइए, हमारे खिलाड़ियों को ये चीजें सिखाइए। और आज देखिए उसका परिणाम कि चाइना ओलंपिक की बात करें जो सबसे टॉप मोस्ट गेम्स होते हैं, तो उनमें कितने सारे मेडल्स चाइना को मिलते हैं। तो यहीं पर राइटर ये बताते हैं कि भारत को भी क्या करना चाहिए, ऐसे दूसरे दूसरे देशों के साथ, जैसे देखिए ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया स्विमिंग में कितना अच्छा है, तो और बैडमिंटन की बात करें या टेबल टेनिस की बात करें तो उसमें जो जो देश बहुत अच्छे हैं, जो जो देश बहुत अच्छे मेडल्स लाते हैं हर कंपटीशन में, तो उनके साथ हमको भी MOU साइन करने चाहिए। ठीक है, खेल को आगे बढ़ाना चाहिए। उससे क्या होगा, हमें फायदा मिलेगा, और जब हमें फायदा मिलेगा हम और ज्यादा मेडल ला सकेंगे, तो हमारा प्रभाव दूसरे देशों के ऊपर और अच्छा पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां पर देखिए
लिखा हुआ है कि कछुए की चाल वाली जो लाइन यहाँ पर राइटर ने लिखी है, तो यहाँ पर राइटर ये कहना चाहते हैं कि इंडिया ने 61 मेडल लाए इस बार कॉमनवेल्थ में, बट हमको इतना ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए हमारी जितनी पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, देखिए ध्यान से, पॉपुलेशन टू मेडल रेशियो। तो ये जो पॉपुलेशन टू मेडल रेशियो है ना, कि जितनी 130 करोड़ की पॉपुलेशन और केवल 61 मेडल आते हैं कॉमनवेल्थ में, या अगर यहाँ पर ओलंपिक की बात करें तो ये 7 मेडल, तो 130 करोड़ जनता में से केवल 7 लोग मेडल ला पाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा एक खराब सिचुएशन है भारत की। इसके बारे में यहां पर राइटर बताते हैं कि इसके बहुत सारे रीजन है। वो रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन देखिए यहां पे लिखा हुआ है प्रोफेशनल इंगेजमेंट। प्रोफेशनल इंगेजमेंट का मतलब यह है कि यहां पर क्या होता है, राइटर बताते हैं कि जैसे हमारे घरों की बात होती है, तो घरों में हमेशा से हमको बोला जाता है कि हमें क्या करना है, पढ़ाई करनी है। थोड़ा सा खेलने के लिए कम मोटिवेट करा जाता है। हालांकि अब सिचुएशन बदल गई है, अब तो आप देखोगे तो हरियाणा जैसे जहां पर सबसे ज्यादा लिंग भेद देखा जाता था, तो आज सबसे ज्यादा मेडल्स वही राज्य निकाल के लाता है। बट फिर भी हमारे घरों में एक आम ये अवधारणा बनी होती है कि भाई पहले पढ़ाई कर लो, उसके बाद खेलना। खेल को एज ए प्रोफेशन नहीं चुना जाता, क्योंकि कई बार हमारे घर वालों को लगता है कि अगर हम लोग खेलेंगे ना तो हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है, हम क्या कमा पाएंगे, कैसे जॉब लगेगी, क्योंकि उसमें स्कोप बहुत कम है। ठीक है, तो पहला तो रीजन ये आ जाता है। अब सरकार ने जैसे यहां पर टॉप्स स्कीम की बात करी, तो मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पर जो राइटर हैं वो टॉप स्कीम की बात करते हैं और वो ये बताते हैं कि टारगेट ओलंपिक पोडियम। इसका मतलब क्या है? यहां ये जो सरकार ने स्टार्ट करी थी, सरकार का उद्देश्य यही था कि जितने ओलंपिक खेल्स होते हैं ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर जो अपने खिलाड़ी हैं उनका चयन करेंगे। ऐसे खिलाड़ियों का चयन करेंगे जिनका बहुत ज्यादा चांसेस है ओलंपिक में मेडल लाने का। और कुछ खेलों को सूचीबद्ध करा गया था, जैसे एथलेटिक्स, बैडमिंटन, हॉकी, शूटिंग, भारोत्तोलन, कुश्ती, तीरंदाजी, मुक्केबाजी। इन स्पोर्ट्स में आपने देखा भी होगा कि भारत कुछ ना कुछ मेडल लाता है इसमें। तो यहां पर टॉप्स स्कीम का मतलब ही यही था कि हमें ऐसे लोगों को सेलेक्ट करना है जो इनसे हमें ज्यादा उम्मीद है। बट राइटर यहां पे बताते हैं कि इसमें जो हम लोग सिलेक्शन करते हैं ना, वो बहुत कम सिलेक्शन करते हैं। इस सिलेक्शन को हमें बढ़ाना चाहिए। 500 प्लस एथलीट जो हैं उनका सिलेक्शन यहां पर करना चाहिए, और इसी के साथ साथ हमें उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए, ऐसी सुख सुविधाएं देनी चाहिए यहां पर कि वो अच्छे से यहां पर सीख सकें चीजों को। यहां पर देखिए 2016 में नीति आयोग ने भी अपना एक 20 पॉइंट का प्लान बताया था, तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि यहां पर एटमॉस्फेयर जो है स्पोर्ट्स का इंडिया में, वो अभी उतना अच्छा नहीं हो पाया है। तो उसको अच्छा करने के लिए हमें परिवार से ही शुरू करना पड़ेगा। अगर हमें लगता है कि हमारे परिवार में जो छोटे बच्चे हैं या जो भी जिसको भी खेल में इंटरेस्ट है, तो हमें उसको मोटिवेट करना पड़ेगा उस चीज के लिए। सबसे पहला सपोर्ट हमें करना पड़ेगा, उसके बाद जो सरकार है वो वहां पर सपोर्ट करेगी। एक यहां पर आंकड़ा राइटर बताते हैं, वो ये है कि एक रिपोर्ट में ये बोला गया था जो इंडिया है वो केवल 3 पैसे पर डे इतना खर्च करता है स्पोर्ट्स पर, और जबकि चाइना की बात करी जा रही थी तो चाइना 6 रुपीज पर डे के हिसाब से यहां पर स्पोर्ट्स में खर्चा करता है। तो चाइना का खर्चा ही आप देखो, उसकी फंडिंग देखेंगे तो वो फंडिंग ही ज्यादा कर रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है वहां पर ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उनको अच्छा सुख सुविधाएं मिली होंगी, अच्छी मशीन्स होंगी, अच्छे कोचेस होंगे। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं खिलाड़ियों के लिए। जब इन सारे मुद्दों पर भारत भी काम करना स्टार्ट करेगा ना, तब हम जो ये सॉफ्ट पावर में अभी हम लोग योग, बौद्ध धर्म, सिनेमा, संगीत बोल रहे थे, इसमें हम लोग खेल को भी ऐड कर सकते हैं। अब जैसे देखिए कोविड-19 आया तो हमने कितने सारे देशों की मदद करी दवाइयों से, कितने सारे देशों को हमने वैक्सीन दी, और भी कभी भी किसी भी देश के पास या फिर हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज उनको कभी कोई समस्या होती है तो भारत आगे से आगे हेल्प करता है। ठीक है, तो एक विश्व पटल पे जो भारत की इमेज बनी हुई है उसमें तो हमारी सॉफ्ट पावर काम करती है। अगर हम लोग इस पे और काम कर लें तो जो रिस्पेक्ट आज हमारी होती है उससे कई गुना ज्यादा रिस्पेक्ट जो है वो हमारी बढ़ जाएगी। यहीं पर आगे की राह में भी राइटर ने ये बताया है कि यहां पर देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, फंडिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और दूसरा जो चाइना का मॉडल था समझौता करने वाला, एमओयू साइन करने वाला, उसकी भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो जब ये तीनों चीजें हम लोग करेंगे तो हम खेल में भी अपनी सॉफ्ट पावर दुनिया को दिखा सकते हैं। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज पृष्ठ संख्या 9 पे मिलेगी आपको।
इसको आप फर्स्ट और थर्ड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग भारतीय समाज के बारे में या आर्थिक विकास के बारे में बात करेंगे। हालांकि मैक्सिमम इसका फायदा आर्थिक विकास में होगा। भारतीय समाज मैंने यहां पर इसलिए कवर करा है क्योंकि समाज में विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, तो सबको लेके चलने वाली जो चीज होती है वो यहां पर इस आर्टिकल में आपको दिखेगी। देखिए यहां पर एक वर्ड आया है जिसको बोल रहे हैं न्यूरो डाइवर्स वर्क प्लेस। आप अगर पिछले 3-4 दिनों से द हिंदू को रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि वर्किंग जो कार बल है उसके लिए बहुत सारे आर्टिकल आ गए, जैसे कि गिग इकोनॉमी की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, या मून लाइटनिंग की बात कर लेते हैं। तो ये पिछले कई दिनों से ऐसे आर्टिकल आ रहे हैं। श्रिंक इन्फ्लेशन की इसके ऊपर एक आर्टिकल आया था। आज देखिए एक डिफरेंट आर्टिकल आया है जिसको बोलते हैं न्यूरो डाइवर्स। अब देखिए न्यूरो डाइवर्स जो है, न्यूरो का मतलब क्या है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, न्यूरो प्लस डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब यहां पर हो जाएगा विविधता, जैसे डाइवर्सिटी होता है। न्यूरो का मतलब यहां पर ये हमारे नर्वस सिस्टम से है, यानी नर्वस सिस्टम का मतलब होता है हमारे मस्तिष्क से इसका संबंध है। अब ऐसे यानी कि इसको अगर मिला के आप इसका अर्थ निकालोगे तो आप यही तो बोलोगे कि भाई विभिन्न विभिन्न मस्तिष्क वाले लोग, मस्तिष्कों में विविधताएं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखो यहां पर राइटर ये बताते हैं कि हमारी जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो भी बिजनेस होते हैं, तो उसमें कई सारे लोग काम करते हैं, विभिन्न विभिन्न महिला भी काम करते हैं, पुरुष भी काम करते हैं, बहुत सारी कंपनियों में ट्रांसजेंडर्स भी काम करते हैं। तो विभिन्न विभिन्न अगर लिंग के आधार पर आप डिवाइड करो तो वहां पर भी विविधता देखने को मिलेगी, ठीक है। विभिन्न विभिन्न कल्चर के लोग आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अलग अलग भाषा बोलते होंगे, अलग अलग धर्मों के लोग आपको मिल जाएंगे, अलग अलग उनकी संस्कृति के लोग मिल जाएंगे। तो ऐसे जो डाइवर्सिटी है, ऐसी जो विविधता है, वो हमारे भारतीय समाज में पर्याप्त रूप से है, इसकी कोई दिक्कत बात नहीं। लिंग लैंगिक जो मतलब जिसको बोलते हैं कि विविधता है वो भी आपको मिल जाएगी। परंतु यहां पर एक नया टॉपिक आया है न्यूरो डाइवर्स का। न्यूरो डाइवर्सिटी का मतलब है कि विभिन्न विभिन्न मस्तिष्क का उपयोग करने वाले लोग, इनकी बहुत कमी हमारे इंस्टीट्यूशंस में, इंस्टीट्यूशन का मतलब है हमारी कंपनीज में, हमारी अर्थव्यवस्था में देखी जाती है। अब यहां पर कि अगर हम इनको भी अपने अर्थव्यवस्था में शामिल करें ना, अब एक बार मैं चाहता हूं पहले आपको इनके बारे में बता दूं कि न्यूरो डाइवर्स लोग होते कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे देखिए लिखा हुआ है ना कि व्हाट इज न्यूरो डाइवर्सिटी, तो यहां पर न्यूरो डाइवर्सिटी का मतलब है कि विभिन्न विभिन्न न्यूरॉन्स के आपको विविधताएं में देखने को मिलेंगी। अब यहां पर कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा, ये प्रारंभिक परीक्षा में भी आपसे पूछ सकते हैं। न्यूरो डाइवर्जेंट कंडीशन सच एज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है, एडीएचडी। देखिए जो एडीएचडी होता है यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, ये कैसा है, ये एक मेंटल डिसऑर्डर कहा जाता है, ठीक है। अब इस मेंटल डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, हाइपर एक्टिविटी, मतलब बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी होती है। एक्टिव मतलब अगर उसको बोला जाएगा शांत रहने के लिए तो काफी देर तक शांत नहीं रह सकता वो व्यक्ति जिसको भी ये एडीएचडी होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सेसिव एक्टिविटी करने की कोशिश करेगा वो, अटेंशन नहीं देते हैं वो लोग, ठीक है। जो मन में आया वो कर दिया, जो मन में आया वो बोल दिया। स्थिर बैठने की बात होती है वो नहीं कर पाते हैं, लोगों से घुलने मिलने में काफी ज्यादा समस्याएं आती हैं, ठीक है। अपनी ही कल्पनाओं में खोए रहना, तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो इस प्रकार के व्यक्तियों में पाए जाते हैं। तो पहला तो ये प्रकार हो गया। दूसरा यहां पर बोला जा रहा है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म का नाम आपने बहुत सुना होगा, मैं बताता हूं आज ऑटिज्म के बारे में आपको। देखिए ऑटिज्म के लिए अगर इसको आपको देखना है ना, मैं आपको एक सीरीज बता रहा हूं, द गुड डॉक्टर, ठीक है। जब भी समय मिले तो इसको देखिएगा, ऐसा नहीं कि पूरा एक साथ बैठ के देखने लग जाइएगा। तो द गुड डॉक्टर बहुत अच्छी सीरीज है, तो वो ऑटिज्म पे है। अब देखिए ये ऑटिज्म का मतलब क्या होता है, ऑटिज्म एक ऐसा ऐसा नहीं है कि ये लोग बीमार हैं या इनका मस्तिष्क जो है वो काम नहीं करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बुद्धि कम है। बट क्या होता है, जिसको भी ऑटिज्म होता है ना, तो उसको दूसरे से संवाद करने में, किसी दूसरे व्यक्ति से बात करने में हिचकिचाहट होगी, उसको बहुत परेशानी होगी, ठीक है। तो बट इनके अंदर एक इतना अच्छा चीज होती है, जैसे कला के क्षेत्र में बात करें, संगीत के क्षेत्र में बात करें, तो इसमें ये लोग बेस्ट होते हैं, बेस्ट। अब जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, महाराष्ट्र का अगर आपने न्यूज सुनी होगी, 2021 में एक 12 वर्ष की, केवल 12 वर्ष की लड़की थी और उसको ऑटिज्म था। आपको विश्वास नहीं होगा, बांद्रा वर्ली जो सी लिंक है, जो वहां पर सी लिंक बना हुआ है, वहां से लेकर गेटवे ऑफ इंडिया तक उसने उस अरब सागर जो है ना उसमें तैराकी करी थी, और इतनी दूरी
पार करी थी। तो ऐसे लोग इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, देखिए ये एक उनका न्यूरॉन्स में एक ऐसा डिसऑर्डर है कि वो दूसरे से बात करने में हिचकिचाते हैं, बट अगर उनको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए, उनको इतना कॉन्फिडेंस दिया जाए, तो वो बात भी कर लेंगे। तीसरा यहां पर आता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया के बारे में आपने सुना होगा, अगर आपने मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, तो उस मूवी में जो बच्चा होता है वो क्या करता है, वो कोई भी अक्षर को समझ नहीं पाता। जैसे देखिए ये लिखा हुआ है क्या, पैसिफिक, बट यहां पर क्या आ रहा है, स्पेसिफिक। तो जो नंबर्स होते हैं, जो अक्षर होते हैं, वो अच्छे से समझ में नहीं आते। तो ऐसा नहीं है कि ये उनके अंदर कोई बीमारी है, उनको समझाने का तरीका, जैसे तारे जमीन पर जो उनके टीचर थे, तो उसने भी एक समझाने का तरीका था, उनकी एक स्ट्रेटजी थी, उससे फिर उस व्यक्ति को सारी चीजें समझ में आने लग गई। तो इस टाइप का जो एक न्यूरो में डाइवर्सिटी देखी जाती है, तो उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं, जहां पर जो लेटर्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, वो उल्टे दिखाई देते हैं। दूसरी बात आ रही है डिस्प्रैक्सिया की। डिस्प्रैक्सिया का मतलब मैं बताता हूं आपको क्या होता है। जहां पर भी ऐसे काम आते हैं ना, जहां कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, टीम की जरूरत होती है, या फिर मान लीजिए कुछ ऐसी कार चलाना है, तो जहां पर दो तीन चीजें आपको एक साथ सोचनी होती हैं कि भाई हमें कब ब्रेक लेना है, कब एक्सीलेटर लेना है, कब हॉर्न बजाना है, कब लाइट जलानी है, तो ऐसी चीजों में यहां पर थोड़ी सी दिक्कत आती है स्टार्टिंग में इन व्यक्तियों को करने में। कोई अब गेम खेलना है, तो गेम में कई सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी। मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपको फील्डिंग भी करनी है उसी टाइम पे। मान लीजिए आपको बॉलिंग करने के लिए बुला लिया गया, फिर आप कीपरिंग भी कर रहे हैं, आपके पास बॉल जाएगी तो आपको जज करना है, आपको कैसे पकड़ना है। तो ये जब कोऑर्डिनेशन वाली चीजें आती हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है यहां पर। उसी के साथ साथ जैसे यहां पर लिखा हुआ है डिसकैलकुलिया, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो गणित होती है ना, जो गणित होती है, नंबर्स होते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक होती है, ये समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। गणित के फैक्ट्स, कई सारे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बने होते हैं, तो इनको समझने में दिक्कत आती है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि यहां पर अब देखो, ये सबका दिमाग अलग ही अलग तो है, सबके न्यूरॉन्स अलग अलग काम कर रहे हैं। कोई बात करने में सहज नहीं है, कोई मैथ्स में सहज नहीं है, कोई अपनी इंद्रियों से जो चीजें देखता है उसको उल्टी दिखाई देती हैं, इंद्रियों का मतलब है आंखों से। तो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट ब्रेन्स के लोग हैं। मगर एक चीज मैं फिर से बोलूंगा, इनके पास इसका मतलब नहीं है कि ये कोई बीमारी है, और दूसरा इसका मतलब ये भी नहीं कि इनके पास बुद्धि कम है। केवल इनके ब्रेन के अंदर का एक डिसऑर्डर है न्यूरॉन्स का। अगर हम इनको इनके हिसाब से पढ़ाना स्टार्ट करें, इनको ऐसी सुविधाएं वहां पर दें, इनके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, तो ये भी नॉर्मल इंसानों की तरीके उस कंपनी में जॉब कर सकते हैं, सबके साथ मिलके। यहां पर राइटर ने यही बताया है कि अगर ऐसे लोग कंपनी में जॉब करने लग जाए ना, तो 25% की प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी में ऐसे ही बढ़ जाएगी। तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं ये लोग। अब इन लोगों में अगर ये चीज, ऐसी कोई एक डिसऑर्डर होता है या फिर ऐसी कोई कमी होती है, इसके बावजूद इन लोगों में इस कमी को दूर करने के लिए अपनी अपनी एक अलग बहुत ही पावरफुल स्किल होती है। जैसा मैंने आपको बताया ना, म्यूजिक हो सकता है, आर्ट्स हो सकता है, उसमें बहुत ज्यादा स्किलफुल ये लोग होते हैं। तो हम उस टेक्नोलॉजी का, यानी कि इनके इस इंटेलिजेंस का यूज हम कहां कर सकते हैं, अपनी कंपनीज में कर सकते हैं। यहां पर एक ये भी बात कही गई कि केवल इस वजह से, अगर कोई मान लीजिए किसी कंपनी में ऐसा कोई व्यक्ति जाता है जो जिसके जिसके अंदर में ये सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं, तो अगर वो कंपनी वाला इसको सिलेक्शन नहीं लेता, इसका इंटरव्यू नहीं लेता है, तो ये गलत करते हैं। ये कोई रीजन नहीं हुआ इसको सेलेक्ट नहीं करने का। अब चूंकि इनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, चीजों को ये सोच बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं। जैसे मैंने आपको द गुड डॉक्टर का एग्जांपल लिया था, तो उस डॉक्टर को जिसने वो किरदार निभाया है, उसको वो ऑटिज्म की बीमारी है, बट क्या है कि जैसे शरीर के अंदर जैसे आप एक्सरे रिपोर्ट देखते हैं ना, तो वो अपनी इन आंखों से, ऐसा नहीं है कि आंखों से एक्सरे देख ले रहा है वो, बट वो बाहर से बॉडी को जब किसी मनुष्य की देखता है, तो उसको ये चीजें उसके दिमाग में ड्रॉ होने लग जाती हैं, कहां से ये कौन सी नस जा रही होगी, कहां पे ये हड्डी ब्रेक हुई है। तो इस टाइप का जो पिक्चराइजेशन होता है, जो क्रिएटिविटी होती है, ये इनके अंदर बहुत बड़ी स्किल होती है। एक यहां पर यह भी देखिए कितनी अच्छी बात बताई गई है कि जो ऑटिज्म जिनके अंदर होता है ना, अगर उसका कंपैरिजन किसी नॉर्मल पीपल से करा जाए, तो ये लोग 40% फास्टर होते हैं उस नॉर्मल पीपल। अगर दोनों को सेम काम दिया जाएगा तो ये 40% फास्ट उस काम को कर लेंगे। अब जैसे यहां पर उदाहरण के तौर पर बताया गया कि माइक्रोसॉफ्ट, सैप, जेपी मॉर्गन, ये बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने इस टाइप की डाइवर्सिटी वाले व्यक्तियों को काम देना स्टार्ट भी कर दिया है। अब कुछ यहां पर इंडियन ओरिजिन की कंपनी की भी बात हो रही है, जैसे लेमन ट्री होटल्स की बात यहां पर हो रही है, तो उन्होंने भी अपने वर्क फोर्स में, यानी कि अपनी जो कार्य बल की क्षमता है, उसमें ऐसे लोगों की नियुक्ति करना स्टार्ट कर दिया है।
तो अंत में राइटर ये बताते हैं कि देखिए ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि भाई मेंटरशिप प्रोग्राम्स जो होते हैं वो स्टार्ट करे जाएं, ठीक है। इनको वहां पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, इनको वहां पर इनके हिसाब से चीजें बताई जाएं। अगर ये ऐसा हो गया और हमने इस कार्यबल को अपने अर्थव्यवस्था में जोड़ दिया तो एक बहुत ज्यादा बड़ा अर्थव्यवस्था के प्रॉफिट में बूम आ सकता है, ठीक है। तो ये था इस पूरे आर्टिकल का सार। चलिए आज आपसे मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूं और ये एकदम रिसेंट करंट के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। कमेंट करके बताइएगा अंबेडकर सर्किट क्या है। बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था अंबेडकर सर्किट। दूसरा मैंने आपसे पूछा है सवाल, वो है कलर रिवॉल्यूशन। इसकी भी बहुत ज्यादा चर्चा हुई है अभी एक हफ्ते पहले। तो दोनों ही प्रश्नों के उत्तर कमेंट में दीजिएगा। पहला है अंबेडकर सर्किट, दूसरा है कलर रिवॉल्यूशन। अब मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। तो पहला प्रश्न है सॉफ्ट पावर क्या है, यह कूटनीति को कैसे प्रभावित करता है। आपको क्या लगता है कि भारत के सॉफ्ट पावर के घटक क्या क्या हैं और वो राजनीतिक प्रगति में प्रभावी हैं। दूसरा प्रश्न है भारतीय दूरसंचार विधेयक प्रस्ताव 2022 का उद्देश्य क्या है। विधेयक के प्रमुख प्रावधान ये भी आपको बताने हैं। दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखने की कोशिश जरूर करिएगा। आज के सत्र में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं आज आपको जो मैंने चीजें समझाई हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं द हिंदू के अगले सत्र में कुछ नए आर्टिकल्स के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।